पूज्य हिंद और दोस्तों, चूँकि मेरा शोध विषय जन आंदोलन पर है, तो इस विषय के अंतर्गत मैंने एरिक हॉब्सबॉम को थोड़ा बहुत पढ़ा और यहाँ पर बैठे हुए मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी कुछ कहना चाहिए। मैंने थोड़ा सा समझा है एरिक हॉब्सबॉम को, जिसमें उन्होंने पूंजी का युग, साम्राज्य का युग, क्रांति का युग, पूंजी जिसकी बात मार्क्स करते हैं उसे एरिक आज के विश्व पूंजीवाद को समाज के बड़े अंतर्विरोध के रूप में हमारे सामने लाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। किस प्रकार विश्व पूंजीवाद समाज को अपनी चपेट में ले रहा है, एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में अमेरिका जिस तरह से उभर रहा है, आर्थिक मंदी जिस तरह से सामने आ रही है, वहाँ पर एरिक हॉब्सबॉम फिर से मार्क्स के सिद्धांतों को कहीं कहीं से प्रासंगिक करते हैं। तो एरिक हॉब्सबॉम एक इतिहासकार तो है ही, लेकिन मार्क्सवाद के व्याख्याकार भी हैं। तो इस रूप में नई नई क्रांति का भी पुस्तक से हमें इस तरह से पता चलता है कि इस तरह से रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और उसके प्रभाव से भारत में जो 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन होता है, किस तरह से क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है, ये एरिक हॉब्सबॉम को पढ़ते हुए मुझे समझ में आया। किस तरह से किसी जन आंदोलन के उभार के पीछे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। एरिक हॉब्सबॉम समाज को कैसे बदला जाए वाक्य को केंद्र में रखकर समाज का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विश्लेषण करते हैं। उनकी दृष्टि साहित्य में न आने वाली ओज दृष्टि पर भी पड़ती है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब ओज पूर्ण शब्द किस तरह से नहीं आ रहे हैं, साहित्य में उस तरह की कविताएं, उस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आ पा रही हैं। उसके पीछे एक कारण है कि बाजारवाद इस तरह से सामने है और वो किस तरह से स्वागत भवन के माध्यम से अपनी बात को जन तक संप्रेषणीय बना रहा है और जन भी उस बात को बाजार के माध्यम से समझ रहा है। अब साहित्य में जो ओज पूर्ण दृष्टि है वो भी कहीं न कहीं से बाजारवाद दायर कर रहा है। ये एरिक हॉब्सबॉम को पढ़ते हुए हमें समझ रहा है। नारीवाद के तहत उनके गंभीर सवाल में एरिक और मार्क्स एक बार फिर से प्रासंगिक होते हैं, जब 40 के दशक में वामपंथी नारीवादियों का एक मजबूत समूह बना, जिसमें वर्ग, लिंग और नस्ल के तिहरे उत्पीड़न से सवाल उठाया गया। नस्लवाद का खात्मा नस्ल की छद्म शारीरिक कोड के मायने खात्मे पर निर्भर है और लिंग आधारित उत्पीड़न भी लिंगी उच्च नीच की धारणा को खत्म करता है। लिंगी उच्च नीच की धारणा के खात्मे पर भी निर्भर है और वर्गीय शोषण भी वर्ग समाज के उन्मूलन पर निर्भर है। जाहिर है नारीवाद ने मार्क्सवाद को समृद्ध किया। ये व्याख्या एरिक हॉब्सबॉम को एक बड़ा इतिहासकार बनाती है। विश्व को बदलने का एक सपना मार्क्स देखते हैं और मार्क्स के सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के क्रम में एरिक हॉब्सबॉम आते हैं, जिनके में पाश की एक कविता सभी जान पड़ती है कि सपने हर किसी को नहीं आते, बेजान बारूद की कड़ियों में सोई आपको सपने नहीं आते, सेल्फों में पड़े इतिहास ग्रंथों को सपने नहीं आते, सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना, इसलिए सपने हर किसी को नहीं। धन्यवाद अर्चना। अर्चना त्रिपाठी हमारे साहित्य विभाग की शोधार्थी हैं और इनका शोध विषय जन आंदोलनों पर है। निश्चित रूप से एरिक मार्क्स के व्याख्याकार भी हैं और इस बात को वो कई जगह एक्सेप्ट भी करते हैं कि मार्क्स का प्रभाव मार्क्सवादी इतिहासकारों पर किस तरह से रहा है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या उन्होंने कई जगह पर एक्सट्रीम एज की भूमिका में भी उन्होंने करी। मित्रों, अनुवाद कार्य एक जटिल प्रक्रिया से गुजरने जैसा होता है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि संपर्क सीमा क्षेत्र से बाहर की भाषा का अनुवाद करना न सिर्फ व्याकरणिक समझदारी की ही मांग करता है, बल्कि भाषा और संस्कृति के घुले मिले रूप की समझदारी को भी दर्शाता है। मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए का छात्र था तो सुधीश पुचौरी हमेशा अनुवाद के आधार पर एक प्रसंग सुनाया करते थे कि निराला की एक कविता का अनुवाद पश्चिम के एक आलोचक कर रहे थे। सांस्कृतिक समझदारी थोड़ी सी गलत दिशा में बह जाने के कारण अनुवाद का थोड़ा सा बेड़ा पार नहीं हो पाया।
पंक्ति थी पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, अनुवाद हुआ ड्रिंक बियर ड्रिंक बियर ड्रिंक बियर। तो एरिक हॉब्सबॉम मार्क्सवादी परंपरा में वैश्विक पहुंच वाला इतिहासकार तथा एरिक के साथ रोमिला थापर और अन्य इतिहासकारों के बीच चर्चा के सफल अनुवाद के लिए मैं श्री अमित राय को बधाई देते हुए उन्हें सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री अमित राय जी। धन्यवाद संजीव। यहाँ मेरे द्वारा किए गए अनुवाद पर बात नहीं करते हुए, क्योंकि एरिक हॉब्सबॉम ने इतना कुछ लिखा है और पिछले लेख में, पिछले वक्तव्य में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना भी। मैं कुछ एक बातें मुझे लगा कि मुझे एरिक हॉब्सबॉम को और अधिक लोगों के सामने रख देना चाहिए, मैं इसलिए एक अनुवाद किया। वह आपके सामने है, अच्छा है बुरा है ये पाठक तय करेंगे। फिलहाल एरिक हॉब्सबॉम पर बातचीत करने के लिए मुझे जो दिखाई देता है, आप देखेंगे उनकी किताबों के नाम क्रांति का युग, पूंजी का युग, साम्राज्य का युग, इंटरेस्टिंग टाइम्स, फ्रैक्चर टाइम्स। टाइम सब जगह है, सारी कृतियों में समय बहुत। विकास करांत का एक लेख है इसी पत्रिका में, दिलचस्प समय का इतिहास का, इसका अनुवाद इसमें आया है। मित्रों, कोई भी समय दिलचस्प नहीं होता, दिलचस्प होती है उसे देखने की दृष्टि। हमारी दृष्टि में कोई समय दिलचस्प है और कोई नहीं भी हो सकता है। वह दृष्टि एरिक हॉब्सबॉम में हमें दिखाई देती है। वह किसी समय को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, वह लिखते हैं अपनी इंटरेस्टिंग टाइम्स में, जिक्र है उसका कि 1917 जब जन्म होता है तो बोल्शेविक क्रांति हुई। जब हिटलर का पदार्पण होता है तब वह स्कूल से घर जा रहे थे, और जब सोवियत संघ का पतन होता है तो वो एक व्याख्यान दे रहे थे। हमने जो इतिहास पढ़ा है वह अलग तरह का इतिहास पढ़ा है कि इस सन में यह हुआ, उस सन में वह। हमने इस तरह से देखने की कोशिश नहीं की। बेसिकली इन किताबों जिनकी बार बार जिक्र हो रहा है कि जो युग की बात चल रही थी, इसके पहले एरिक हॉब्सबॉम स्थापित हो चुके थे। एरिक हॉब्सबॉम ने जो शुरुआती अपने काम किए उसमें आप उनको बांट कर देखिए कि उनके 1940 के पहले की एक पूरी सदी है, 19वीं सदी और 20वीं सदी, उसको बांटते हैं 3 भागों में। एक तो सबसे पहले वह श्रमिकों पर एक काम करते हैं, उसके बाद किसानों का है पीजेंट हिस्ट्री, लेबर हिस्ट्री, पीजेंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरह 3 भागों में उसको बांटते हैं, और जो लास्ट में जो उनका बुनियादी काम है इंटरेस्टिंग टाइम्स, उसको भी वह 3 भागों में बांटते हैं, ताकि जो भी पढ़ता है उसको समझ में आए कि किस तरह से वह बांटा गया है और किस समय में कौन सी चीजें एक साथ पूरे विश्व में घटित हो रही। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो इतिहास के विद्यार्थी नहीं है वह एरिक हॉब्सबॉम को क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ने का कारण जो आप शुरू से उनके लेबर हिस्ट्री में देखेंगे तो उन्होंने न्यू सोशल हिस्ट्री करके एक किताब लिखी। उसमें लेबर हिस्ट्री को उन्होंने सोशलॉजी से जोड़कर देखा, और उस समय जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उस समय जो मजदूरों का आप मानस बन रहा था, वह कहते हैं कि यह मानस तकनीकी के आने से यह मानस नहीं बन रहा था। दरअसल यह जो मानस है यह मजदूरों के अपने मानस के कारण यह परिवर्तन घटित हो रहे थे, जिसमें तकनीकी का सहयोग था। आगे बढ़कर जब वह बेंडिक्स थ्योरी देते हैं, जिसमें कृषकों के पूरे आंदोलनों को लेकर एक बातचीत है, पूरी बातचीत उसमें। बेंडिक्स का मतलब है राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर,
उसी सोसाइटी में जब हमारे बहुत संचार के साधन डेवलप नहीं हुए थे, उस समय राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक अपने समाज पर नहीं था। उस समय जो कृषकों की स्थिति थी उसमें कुछ कृषक नायक की तरह उभरे, उनको बैंडिट्स कहा उन्होंने। वह बैंडिट्स हम अपनी रॉबिन हुड की कल्पना से जोड़ के देख सकते हैं उसको, कि वह बैंडिट्स जो राज्य से चीजों को लेकर अपने किसानों में बांटते थे, उनको जो गब्बर सिंह और सुल्ताना वाला जो एक बरक्स नेस जो कहें हम कि एक बरक्स करके देखते हैं हम कि कौन से कुछ डाकू भी अच्छे होते हैं, तो उस तरह से इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया चलन उन्होंने निकाला और उसे एंथ्रोपोलॉजी से जोड़ा। सारे पूरे बैंडिट्स की थ्योरी को एंथ्रोपोलॉजी से जोड़कर उसको सामने रखा, ताकि लोग उससे जुड़े, इतिहास में दिलचस्पी लें और इतिहास से जुड़े। तो उन्होंने और डिसिप्लिन्स को उसके साथ जोड़कर देखने की एक कोशिश की। इसमें न्यू सोशल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो तीसरा जो था उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में देखा कि यह जो पूंजीवाद आया, उसके जो उदारपन आया, उसके कारण सारी समस्याएं हैं, तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के तौर पर उसे देखते हैं। इन सब का निचोड़ मैं कहूं तो उनका जो पूरा ज्ञान का निचोड़ है वह इंटरेस्टिंग एज ऑफ एक्सट्रीम में, जिसको अतिरेकों का युग कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। वह कंप्लीट, क्योंकि दरअसल वह उनका अपना समय है जो जिया हुआ है, वह केवल इतिहास नहीं, वह उसे स्वयं भी जी रहे हैं और उसमें वह दिलचस्पी ले रहे हैं। और उस दिलचस्पी को वह कहते हैं कि यह जो 20वीं सदी है बहुत उथल पुथल की सदी है, दो बड़े विश्व युद्ध हुए हैं इसमें। इन्होंने उसको 3 भागों में बांटा कि एक तो विध्वंस का युग है, ये 1914 से 1945 तक का जो युग है वो कैटास्ट्रोफी युग है, विध्वंस का युग है। और उसके बाद ये स्वर्ण युग आता है, और जब सोवियत संघ का पतन आता है तो वह एक संशय का जो अनिश्चितता जहां बनी हुई है उसको वह कहते हैं। तो इस विध्वंस के युग में और इस पूरे दौरान आप देखिए युद्धों का चरित्र बदल गया है। वह कहते हैं कि पहले युद्ध होते थे वो सैनिकों के बीच युद्ध हुआ करते थे, अब लेकिन युद्ध जो होते हैं उसमें असैनिक ज्यादा मारे जाते हैं और पूरे विश्व युद्ध का आंकड़ा देते हैं कि इतने लोग उसमें जनता मारी गई। और यह युद्ध शिफ्ट भी हुआ है। पहले जो युद्ध हुए थे जो यूरोपियन कंट्रीज से गैर यूरोपियन कंट्रीज में इसकी शिफ्टिंग देखते हैं आप। अगली बात कहते हैं कि दरअसल इन युद्धों ने अपना चेहरा भी बदला है। चेहरा इस मायने में कि राष्ट्र राज्यों के टूटने के साथ एक राज्य के अंदर ही जब यह आतंकवाद को लेकर जब उनसे बातचीत होती है, और वह एक किताब है उनकी, उसको लेकर जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं एक स्टेट के भीतर भी कई सैन्य बल उभर आए हैं, इसलिए यह तय नहीं है कि कौन युद्ध चल रहा है, उसका चेहरा क्या है। तो इस तरह से युद्ध का अपना एक चेहरा भी बदल गया है, और उस चेहरे बदलने के लिए यह कहीं ना कहीं पूंजीवाद जिम्मेदार है। आप देखें कुछ उनसे जुड़े हुए विवाद भी सामने है। इसमें कहते हैं स्टालिन के पक्ष में उन्होंने इग्नेटिया को एक इंटरव्यू में, बीबीसी के साथ जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें उसके द्वारा किए गए नरसंहार का वह कहीं समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल आप इतिहासकार को उसके अपने समय से देखने की यदि कोशिश करें कि एक इतिहासकार है जो अपनी युवावस्था में, जैसे कि अभी बताया पूर्व वक्ता ने, अपनी युवावस्था में तय करना है उसे कि उसे क्या पकड़ना है, कौन सी विचारधारा के साथ जाना है। तो वह हिटलर के उदय के साथ वह तय कर रहा है कि उसे किस विचारधारा के साथ जाना है। तो वह मानवता और मृत्यु के बीच का चुनाव है जो कि एरिक हॉब्सन करते हैं। सोवियत संघ में पतन के बाद जो स्टालिन का साम्राज्य है उसमें केवल वह हाँ कह देना उनका, उसमें काफी आलोचना हुई कि उस नरसंहार का कहीं ना कहीं समर्थन। तो दरअसल जो रोजा लक्समबर्ग एक बात कहती है कि आपको बर्बरता और जो पूंजीवाद का स्वरूप है वह बर्बरता का है, उससे बरक्स आपको क्या चुनना है यह आप देख सकते हैं। यदि हम उसको वहां पर लागू कर दें तो आपको उनकी
उनका समर्थन समझ में आ सकता है कि वह क्यों अपना समर्थन कर रहे थे। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मैं लिख कर भी लाया था कि कई तरह की बातें होंगी, जैसे कि इतिहास लेखन पर अभी संजू ने बहुत, मैं कुछ दो एक बातें कहूँगा। जब इतिहास लेखन की बात आती है वो एरिक हॉब्सन कहते हैं कि मैं तथ्यों पर ज्यादा बल देता हूं बजाय कल्पना के। लेकिन जब यह बात आती है, जब बहुलतावादी, राष्ट्रवादी और जीनोफोबिया जो एक भय अपने से क्रिएट कर लेते हैं, विदेशी द्वेष हमारे खिलाफ किया जा रहा है, यह एक प्रसारित करते हैं। जब इस तरह की विचारधाराओं के बीच जो इतिहास है वह कच्चे माल की तरह होता है। आप उसे कैसा ढालना चाहते हैं, यह वैसे ही है जैसे हेरोइन खाने वाले आदमी के लिए अफीम होता है। वह बहुत सीधे सीधे शब्दों में यह बात कहते हैं कि वह उसी तरह से। अब यह है कि आप कहने लगे कि जब हमने यह बात कही तो उसके बाद हमारे प्रति कई ऐसे वाक़ये आए, लोगों ने कहा कि यह तो हमारा अतीत है, आपका इतिहास हो या ना हो, यह हमारा अतीत है। तो ऐसे कई वाक़ये उनके सामने प्रस्तुत हुए। अस्मिता इतिहास को वो पूरी तरह से नकारते हैं कि यह कुछ लोगों के द्वारा लिखा गया इतिहास, क्योंकि वह मिथकी जो सत्य है उसका विश्लेषण करना चाहते हैं। विश्लेषण करने के बाद यदि वही बात क्लियरली सामने आती है तो उसे स्वीकार करना चाहते हैं। भारत के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें हैं, फिलहाल वक्त कम है। धन्यवाद अमित सर। एरिक स्वयं ही इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते भी इतिहास लेखन के संदर्भ में कि इतिहास भारी मात्रा में खोजी जाती है। और जहाँ तक बैंडेट्स थ्योरी का सवाल है, कृषकों के आंदोलन पर एरिक और अन्य मार्क्सवादी लेखकों ने इसे जिस तरह से परिभाषित किया है, उस संदर्भ में मेरी ये गुजारिश है कि किशन पटनायक जो किसान आंदोलन पर बातचीत करते हैं और मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों से थोड़ा हट करके वो बातचीत करते हैं, मेरी समझ में ये एक मुकम्मल परिचर्चा की मांग करता है। इस कार्यक्रम का अभिनव कदम के एरिक हॉब्सबॉम पर केंद्रित विषय से संबंध होने और पत्रिका के सह संपादक के रूप में श्री अमनंत कुमार शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय शिक्षक साथी और विद्यार्थी, एरिक हॉब्सबॉम के बारे में सोचते हुए, और ये जब सोचना है तो ये सोचना 21वीं सदी के पहले दशक का है कि जब हम सभी, जब उनकी किताब छप करके आई हमारे बीच एक स्ट्रीम, तो हम में से कई लोगों ने उसे पुस्तकालय से इशू कराकर कई बार उसे पढ़ा और लगभग छीना झपटी के अंदाज में भी उसे पढ़ा। कई लोगों के पास किताबें अगर आधी गलती थी तो हम चाहते थे कि किताबें वहाँ से आ जाए और कोई और पढ़े। उसमें एरिक हॉब्सबॉम का अनुवाद नहीं हुआ था हिंदी में, तो उसी आपाधापी में यह किताब पढ़ी जाती थी और हम लोगों ने बहुत उसमें से पढ़ा। जब ये मौका आया कि अभिनव कदम से मुझे जुड़ा गया और जिन वजहों से जुड़ा गया, तो हम लोगों ने मिल बैठ कर तय किया कि तेरी पत्रिकाएं जो हमारे यहाँ निकलती हिंदी की, उसमें कहानियों पर, कविताओं पर, आलोचना पर और न जाने कैसे प्रपंचों पर केंद्रित होती हैं और वो आपके सामने आती है, जिस पर आप बहस करते हैं दिल्ली से लेकर दौलताबाद। हिंदी में ऐसी कोई भी पत्रिका जो कुछ मुझे याद आ रहा है, पहल ने अंक निकाला वाल्टर बेंजामिन पर और साखी ने एडवर्ड सईद पर। इस दो पत्रिकाओं के अलावे मैं जानकारी आप लोग बढ़ाएंगे, ऐसी कोई पत्रिका मुझे ध्यान नहीं है जिसने कि ऐसे किसी गंभीर विषय पर, किसी गंभीर लेखक ने कोई रस्म निकाली, कोई अंक निकाला। यह एक ऐसी सोच थी कि इस विश्वविद्यालय में रहते हुए और इस विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए
क्या कोई ऐसा प्रयास अपनी पत्रिका के माध्यम से किया सकती है जिसमें कि गंभीर चिंतन, गंभीर मन का एक वातावरण यहाँ निर्मित किया जा सके? इसी परिप्रेक्ष्य में अभिनव कदम एक एरिक हॉब्सबॉम विचार की योजना है। लगभग 32 शीर्षकों में 2 दर्जन से अधिक लेखकों ने इसमें अपना योगदान दिया। कई लोग योगदान देना चाहते थे लेकिन हमारे पास समय बहुत कम था। कई लोगों के लिए योगदान देना संभव नहीं था क्योंकि एरिक हॉब्सबॉम एक ऐसे इतिहासकार थे जो 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी के बारे में बात करते हुए 20वीं शताब्दी की समीक्षा करते हुए 15वीं और 16वीं सदी में भी जाया करते थे। आप जब उनके पूरे लेखन का अध्ययन करेंगे तो आपको वे कई शताब्दियों की यात्रा कराएंगे। और यह यात्रा एक इतिहासकार की भूमिका में नहीं बल्कि इतिहास को लिखने के अपने नए अंदाज और नई शैली, यह एक ऐसी शैली इतिहास लिखने की है जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण इस बात पर है कि आप देखेंगे कि परंपरागत रूप से जो इतिहास लिखा जा रहा है एरिक हॉब्सबॉम उससे बिल्कुल नहीं ठहरते हैं। उनकी भाषा शैली, उनकी बात करने का जो पढ़ने का अंदाज वो कुछ इस तरह का रहा कि एक खास तरह की अकादमिक दुनिया में उनके लेखन को बड़े ऊंचे स्तर पर सराहा गया। और ये पाया गया कि इतिहास करने के तरीके में जो फर्क पहली बार एरिक हॉब्सबॉम लेकर के आए, वह फर्क इस 2 शताब्दियों में बहुत ध्यान से आप देखें तो और किसी ने नहीं लाया। इस कारण से एक ऐसी व्यवस्था के बीच जो व्यवस्था बार बार हम और आप भी दोहराते रहते हैं कि यह व्यवस्था पूंजीवाद के जाल में फंसा हुआ है, इसके बीच में एक इतिहासकार जिस तरह से काम कर रहा था और जिस तरह से लिख रहा था उसके लेखन को लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए। यह एक मंशा अभिनव कदम की तरफ से रही। मैंने एरिक हॉब्सबॉम के ऊपर बेहतर मेरे यह होता कि इस अंक में 20-25 पेज मेरे का लेख है, मैं आप सामने पढ़ देता, लेकिन आपके पास अंक है, आप उसे पढ़िएगा और ये उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है। जिन लोगों को चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। इसलिए मैं एरिक हॉब्सबॉम की उन पहलुओं पर बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही जरूर कह रहा हूँ कि जब संस्कृति के निर्माण में राजनीति और बाजार ये 2 जब सबसे अधिक हावी होते हैं, हम एक ऐसे समय में इसको देखते हैं जब चीजों को निर्धारित करने में बाजार अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राजनीति भी लगभग एक अन्य वस्तु में तब्दील होता जा रहा है, एक कारोबार की शैली में अपना काम कर रहा है। ऐसे परिवेश में एरिक हॉब्सबॉम को पढ़ना और ऐसे परिवेश में एरिक हॉब्सबॉम के बारे में जानना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इस विश्वविद्यालय में जहाँ की मैं मैं चाहता हूँ कि एरिक हॉब्सबॉम के इस अंक पर और इसके लेखन पर इसमें जब मैंने अपने साथियों से बातचीत करते हुए कई दफे ये कहा कि इस पत्रिका को अगर आप पलटेंगे तो जिस पन्ने पर भी आप पहुंचेंगे आपको लगेगा कि उसके आगे पीछे के लाइनों को जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यह हर पन्ना एक ऐसे तथ्य आपको मिल जाएंगे जो आपको आकर्षित करेंगे। यह एक बहुत अधिक दाव में नहीं कर रहा हूँ, पत्रिका आपके हाथ में है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। इसमें इस तरह की बातों को समेटने की कोशिश की गई कि एरिक हॉब्सबॉम के बारे में अब तक जब बात हुई तो यह लगे कि यह पत्रिका ने इस पूरे यात्रा में महत्वपूर्ण काम किया है। मैं अपनी बात एरिक हॉब्सबॉम के संदर्भ में स्थगित रखते हुए अपनी बात यही खत्म करूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस अंक को लेकर आप जितने अधिक उत्साही ढंग से इसको देखेंगे यह अंक उसी स्तर पर अपनी अगली यात्रा को तय करेगा। अभिनव कदम की ओर से आप सभी का बहुत शुक्रिया हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। पद्धतियों को ठीक उसी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए जैसा कि किसी समय विशेष में मार्क्स की रचनाओं में उसे वर्णित किया गया। एरिक इसके कारणों का उल्लेख करते हुए बार बार कहते हैं कि मार्क्स और एंगल्स उन्हें स्वयं लगातार कई बार संशोधित और परिष्कृत करते हैं। यही कारण है कि हम आगे चलकर देखते हैं कि रिव्यू ऑफ लेफ्ट और रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग द लेफ्ट में उन सभी समस्याओं का भी जिक्र किया जा रहा है जो पूर्व में नहीं किया गया। इसके आधार पर फेमिनिज्म के बेस पे जो जितनी सारी चर्चाएं की गई और इन्वायरमेंटल केसेस जो नए आयाम जुड़े हैं लेफ्ट चिंता में, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है।
हमारे अगले वक्ता स्वयं एक रचनाकार हैं और इस बदलाव को उन्होंने किस प्रकार महसूस किया है, इस पर चर्चा के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री राकेश मिश्र। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कुलपति जी, परिवार सर और मित्रों, इस समय में एरिक हॉब्सबॉम को याद करने से एक दो चार चीजें दिमाग में आती है कि एरिक हॉब्सबॉम को क्यों याद किया जाए। हॉब्सबॉम एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे। उनकी कई किताबें समय और समाज को समझने में काफी मददगार हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम कहते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकार थे, तो वही इतिहास की उस समझ के प्रति थोड़ी सी एक अनास्था भी हो जाती है, क्योंकि इतिहास से हम कम से कम एक ऐसी अपेक्षा तो रखते ही हैं कि वह निरपेक्ष होगा, तटस्थ होगा। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी खांचे में बांध देते हैं, वह एक मार्क्सवादी इतिहासकार थे, तो वैसे ही वह बात इतिहास के संदर्भ में एक षड्यंत्र जैसा भी हो जाता है। जैसे कुछ लोग कांग्रेसी इतिहासकार होते हैं, जैसे कुछ लोग राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं, वैसे ही कुछ लोग मार्क्सवादी इतिहासकार भी होते हैं। तो इतिहास की जिस बेसिक चिंता पर हम लोग बात करते हैं, जहां से इतिहास शुरू हुआ था, जिसका जिक्र रबिया थापर ने अपने एक हॉब्सबॉम को याद करते हुए राका के संदर्भ से कहा था कि राका जिंदगी भर इतिहास की किताब लिखना चाहते रहे, लेकिन वो नोट्स से ज्यादा नहीं लिख पाए। फिर भी हम इतिहास के बारे में उसकी चिंताओं को सबसे प्रमाणिक मानते हैं और मानते हैं कि इतिहास, यदि हम किसी चीज का इतिहास लिखने की यदि हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी बात, किसी विचार, किसी खांचे से बाहर जाकर, जैसा कि हॉब्सबॉम दावा करते हैं कि वह कल्पना से ज्यादा तथ्यों पर यकीन करते हैं, लेकिन उन तथ्यों को संकलित करने की जो दृष्टि होती है, यदि वह आप किसी खास राजनीतिक खांचे से लेते हैं, किसी खास राजनीतिक विचारधारा से लेते हैं, तो वह समूची मनुष्यता का इतिहास फिर कैसे हो सकता है। मित्रों, कुछ ऐसी जरूर चीजें हैं जिस पर पूर्व के वक्ताओं ने भी बातचीत की, मैं भी करना चाहता था। खासकर जो उनकी कोशिश बैंडिट्स को लेकर के है, मतलब जो जिन दस्युओं को लेकर के उन्होंने बातचीत की, रॉबिन हुड की परिकल्पना की बातचीत की, हमारे समय के इतिहास लेखन में उसको जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, संयोग से वह भी एक दूसरे किस्म के अतिरेक पे जाके फंस गया। हम जानते हैं कि जो जिस धारा को हम इतिहास में सबाल्टर्न इतिहास के तौर पर जानते हैं, और जिस तरीके से इसको खोजने की कोशिशें हुई, जैसे अवध के आंदोलन में हम बाबा रामचंद्र को जानते हैं, या मदारी पासी को जानते हैं एक आंदोलन के कारण, या इतिहास से अलग जाकर के उपन्यास में यदि रेणु के उपन्यास को देखें तो उसमें चरित्र कर्मकार का जो जिक्र आता है, जो नक्षत्र मालाकार का एक प्रतिरूप है, उसको समझने की जो कोशिशें करते हैं। तो लेकिन यह सबाल्टर्न की जो पूरी धारा थी, जो कि हॉब्सबॉम की इसी चिंता से शुरू हुई थी कि हम पूरे इतिहास के प्रक्रिया में या इतिहास के पूरे प्रसंग में निम्न जन के दबाव समूहों की पहचान करें, कि यह सिर्फ इतिहास जो होता है वह किसी राष्ट्रराज्य या किसी शासन की नीतियों से सिर्फ संचालित नहीं होता है, बल्कि उसकी पूरी प्रक्रिया में एक निचला दबाव भी काम करता है जो उसको गति देता है। लेकिन यह अफसोस होता है यह देख करके कि उन निचली प्रक्रियाओं को खोजने की कोशिश करते करते हमने इतिहास को इतना अतिरंजित बना दिया है कि अब हम, हमारे सामने इतिहास का विषय क्या हो, यह सबसे बड़ा चिंतन है। मतलब चिली चिकन का इतिहास से लेकर के हमारे पास, मतलब किसी भी चीज का हम इतिहास लिखने के लिए आजाद हो जाए। तो इतिहास की जो एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, या इतिहास किन विषयों का इतिहास लिखा जाना चाहिए, वही अभी सबसे ज्यादा अतिरेक में फंस गया है। हमारे पास इतनी ज्यादा मात्रा में इतिहास है और इतनी ज्यादा देखने की हमारे पास दृष्टि है इसके नाम पर कि हम चीजों को अलग अलग तरीके से देखेंगे, कि हमारे पास अभी वास्तविक इतिहास क्या होना चाहिए, किस इतिहास से हमारी चेतना का निर्माण होना चाहिए, या समझदारी कैसे बननी चाहिए, यह सबसे बड़ा